बात करेंगे सतवाहनास की, ठीक है। सो इन द पीरियड, इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पावर्स in different parts of India. Now, Satavahanas became prominent in the Indian political scene sometimes in the middle of the 1st century BC. Gautami Putra Satakarni, 1st century AD, is considered to be the greatest of the Satavahana rulers. He is credited with the extension of Satavahana dominions by defeating Nahapana, the Shaka ruler of western India. His kingdom is said to have extended from river Krishna in south to river Godavari in north. The Satavahana had their capital at Pratishthan, modern Paithan, near Aurangabad in Maharashtra. The Satavahana kingdom was wiped out in the first quarter of the 3rd century AD, and the Satavahana kings were succeeded by the kings of Ikshvaku dynasty. And ओके, सो सत्तावाहना प्रोमिनेंट हुए इंडियन पॉलिटिकल सीन में मिडल ऑफ द 1st सेंचुरी में, ठीक है। एंड सबसे पहले हम देखते हैं गौतमी पुत्र सताकर्णी जो है वो 1st सेंचुरी एडी में सबसे ग्रेटेस्ट माने जाते हैं सभी सत्तावाहना रूलर्स में से, और इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ सत्तावाहना डोमिनियंस, और ये नहापना को डिफीट करते हैं। नहापना शाका रूलर है वेस्टर्न इंडिया के, और उसके बाद में इनका जो किंगडम है वो कृष्णा रिवर से गोदावरी रिवर तक फैला हुआ है, यानी साउथ में कृष्णा से नॉर्थ में गोदावरी तक फैला हुआ है। सत्तावाहना का कैपिटल है प्रतिष्ठान पे, प्रतिष्ठान जो कि मॉडर्न पैथान है, जिसको औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास है, ठीक है। तो सत्तावाहना किंगडम 1st क्वार्टर ऑफ द 3rd सेंचुरी तक ख़त्म हो जाता है, और फिर सत्तावाहना किंग्स के बाद आते हैं किंग्स ऑफ द इक्ष्वाकु वंश, यानी इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ओके, सो इक्ष्वाकु वंश की जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रामायण प्रिंस राम, श्री राम जो हैं वो भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। सो सत्तावाहना पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, सो सत्तावाहना किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स कॉल्ड आहाराज और राष्ट्राज, मीनिंग districts. The lowest level of administration was a grama, which was under the charge of gramika. There were also officers called amatyas, who were perhaps minister advisors of the king. Revenue was collected both in cash and kind. Satavahana kings were the first in Indian history to make tax-free and tax-free land grants to Buddhist and Brahmins to gain religious merit. This practice became more prominent in succeeding periods. The Satavahana kings claimed to be Brahmanas and considered in their primary duty to uphold Varna system, the fourfold division of social structure. सो जो सत्तावाहना किंगडम है वो सब डिविजन्स में डिवाइडेड है, जिसको आहाराज कहते हैं या राष्ट्राज कहते हैं, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। जो लोएस्ट लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन का वो है ग्राम, और ग्राम का जो चार्ज है वो ग्रामिका के पास है। ग्रामिका के अलावा कुछ ऐसे अमात्य नाम के ऑफिसर्स भी हैं जो कि हो सकता है या तो मिनिस्टर रहे होंगे या फिर एडवाइज़र रहे होंगे किंग के। रेवेन्यू को कैश और काइंड दोनों में कलेक्ट किया जाता है। सत्तावाहना किंग जो हैं वो इंडियन हिस्ट्री में पहले ऐसे रहे हैं जिन्होंने लैंड ग्रांट्स को, टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स दिए हैं बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स को, यानी रिलीजियस मेरिट हासिल करने के लिए उन्होंने, जैसे आज भी बहुत सारी ऐसे होते हैं दान धर्म जिसको कहते हैं ना, कि आप अपना धार्मिक लेवल ऊपर करने के लिए, अपनी रिलीजियस मेरिट को ऊपर करने के लिए आप दान देते हो, ठीक है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से जो किंग्स हैं, जो सत्तावाहना किंग्स हैं, वो टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स दे रहे हैं, यानी कि ऐसी ज़मीनें जिन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा वो बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स दोनों को दे रहे हैं ताकि ताकि उन्हें रिलीजियस मेरिट मिल सके, ठीक है, उनका धार्मिक लेवल ऊपर उठ सके, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस है ये सक्सीडिंग पीरियड्स में, यानी बाद के पीरियड्स में और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो जो सत्तावाहना किंग्स हैं उन्होंने वो ब्राह्मण्स बताते थे खुद को, और बताते थे कि उनकी प्राइमरी ड्यूटी है
वर्ण सिस्टम को अपहोल्ड करना, यानी वर्ण सिस्टम को बनाए रखना, जो कि 4-फोल्ड डिवीजन है ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, यानी समाज का जो ब्राह्मणों के अनुसार बताया हुआ 4 वर्णों में डिवाइडेड किया हुआ जो सिस्टम है उसको बनाए रखना वो अपनी ड्यूटी समझते थे। कौन? दी सत्तावाहन रूलर्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो जितनी भी लाइन वाला जो मैप है ये है, एक सेकेंड, ये मैप है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कनिष्का एम्पायर, गंधार, पुरुभापुर, गंगा रिवर, यमुना रिवर, मत्स्य, वेस्टर्न सत्रापास, नहीं क्षत्रापा नहीं है, वेस्टर्न सत्रैप्स, मालवा, उज्जैनी रिवर, नर्मदा रिवर, तप्ती, सत्तावाहना, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, so who was considered the greatest? The greatest of them was the Satkarni. And the next question was asked that name the capital of the Satavahanas. The capital of the Satavahanas was capital was at Pratishthan, that is modern Pratishthan, Paithan, ठीक है, modern Paithan. This was all about the 2-3 क्वेश्चन और हैं. What was the lower administrative unit under the Satavahanas? Rulers of which dynasty started the practice of giving tax-free grants, religious grants in India? The Satavahanas claim to have belonged to which Varna? Now, next question, next topic is trade and commercial activities. How was trade and commercial activities flourishing in that period? Okay. Now, internal and external trade routes. The most important feature of the post-Mauryan period was the growth of trade and commerce, both internally as well as externally. There were 2 major internal land routes in ancient India. First, known as Uttarpatha, connected northern and eastern parts of India with the northwestern fringes, present-day Pakistan, and further beyond. And the second, known as Dakshin Patha, connected the peninsular India with the western and northern parts of India. So, सबसे important feature, सबसे महत्वपूर्ण बात पोस्ट मॉडर्न पीरियड की है ट्रेड और कॉमर्स की ग्रोथ. इंटरनली भी ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा है और एक्सटर्नली भी. 2 मेजर इंटरनल ट्रेड रूट्स हैं, लैंड रूट्स हैं एंशियंट इंडिया में. लैंड रूट्स, पहला है उत्तर पथा और दूसरा है दक्षिण पथा. उत्तर पथा नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया को जोड़ता है विद द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रिंजेस, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड बियॉन्ड का रीजन है. और दूसरा है दक्षिण पथा, जो कि पेनिनसुलर इंडिया को वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जोड़ रहा है. The Dakshin Patha was the famous route that connected North and South India. It started from Kaushambi near Allahabad and running through Ujjayini, modern Ujjain, extended further up to Brigukacha or Braush, an important port on western coast. The Dakshin Patha was further connected with Pratishthan, modern Paithan, the capital of the Satavahanas. So जो दक्षिण पथा है वो मेजर ट्रेड रूट है जो कि नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों को कनेक्ट कर रहा है. और कौशंबी से ये शुरू होता है, इलाहाबाद के पास जो कौशंबी है वहाँ से ये शुरू होता है, उज्जैनी आता है, मॉडर्न उज्जैन आता है और फर्दर बरीगुकच्छा यानी ब्राउश तक ये जाता है. एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है वेस्टर्न कोस्ट पर. जो दक्षिण पथा है वो फर्दर प्रतिष्ठान से जुड़ी हुई है, मॉडर्न पैथान से जुड़ी हुई है, जो कैपिटल है सत्तावाहनास का. अब अगर हम देखें तो जो एक्सटर्नल ट्रेड रूट्स हैं वो मॉनसून की डिस्कवरी के बाद, एज रिगार्ड्स एक्सटर्नल ट्रेड रूट्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मॉनसून्स बाय हिपैटस, Greek navigator in 45 AD, more
and more sea voyages were used for trading purposes. Important ports of India on the western coast were from north to south direction: Barukachasopara, Kalyana, Muziris, etc. Ships from these ports sailed to the Roman Empire through the Red Sea. सो एक्सटर्नल ट्रेड की अगर हम बात करें तो जब मॉनसून्स की डिस्कवरी होती है हिपैटस के द्वारा, हिपैटस एक ग्रीक नेविगेटर हैं 45 एडी के, और बहुत सारे दूसरे सी वॉयजेस हैं जो कि ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए हैं, तो वो उनकी मात्रा बढ़ जाती है, उनकी क्वांटिटी, उनका नंबर बढ़ जाता है। इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो इंडिया के हैं जो वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड हैं वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हैं, यानी बरू कच्छा की अगर हम बात करें, सोपरा, कल्याणा, मुजिरिस, ये सभी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न कोस्ट पे आने वाले पोर्ट्स हैं।